राजनीति में बदलाव की संभावना तो हमेशा ही बनी रहती है। 9-10 महीने का कार्यकाल रहा है, वो कुछ अभी तक ठीक नहीं चल रहा है हमारे राज्य का। इतनी प्रादेशिक समस्याएं होती है, इनको सेंटर से जोड़ना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। लोकसभा की बात आएगी तो राज्य सरकारों की बात है, जहां लोकसभा की बात आएगी वहाँ मोदी का अपना रुतबा है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी G20 सम्मेलन यहाँ पे था, भारत में हुआ था, वो भी बहुत कामयाब रहा। तो ये मुफ्त वाले जो मुद्दे हैं, वो चाहे हमारी यहाँ प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार है, ये गलत है। ये के जो परिणाम है उस लोकसभा में कभी भी नहीं फलीभूत हुए। केंद्रीय मंत्री के तौर पे अनुराग जी का अच्छा काम है। कश्यप जी ने बजट फंडिंग भी वैसे हुई है, पर लोगों में उतना उनको सराहा नहीं जा रहा है। इनकी सबसे बड़ी कमी ये है कि लोगों के बीच में जाते कम है। तो मुझे नहीं लगता कि अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो गए होंगे। 5 साल के बाद जो है सत्ता हासिल होती है, हम उसको आसानी से क्यों जाने दें। तो हमने सोनिया गांधी को कहा कि इसको टिकट मत दीजिए, ये हारेगा। उसी बात वीरेंद्र कश्यप जो जीता है, मुफ्त क्यों देंगे? आप पहला यूनिट 1 रुपये पे दीजिए, दूसरा 2 पे दीजिए, तीसरा 3 रुपये पे दीजिए। देश में इस समय 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जो होंगे उसका असर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनावों से अलग होते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ शिमला में इस समय कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं। इनके अनुभव से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या 5 राज्यों के चुनावों के परिणामों का असर 2024 के लोकसभा चुनावों पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त चौधरी वरियाम सिंह बैंस हमारे साथ हैं। बात कही जा रही है कि जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे वो तय करेंगे 2024 में हवा किस तरफ करवट बदलेगी। आपको क्या लगता है? कुछ हद तक तो हो सकता है, और राजनीति में बदलाव की संभावना तो हमेशा ही बनी रहती है। अपने प्रदेश में देखें तो 5 साल बाद होता रहा। आप देश स्तर पे आपका प्रश्न है तो 10 साल होने को जा रहे हैं सरकार को केंद्र में। बेरोजगारी या महंगाई या कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, अगर जनता के दिमाग में वो अगर हावी होते हैं तो चुनाव का परिणाम कुछ भी हो सकता है। इसमें अभी इतना जल्दी कहना बड़ा मुश्किल है, अभी काफ़ी टाइम है, 6-7 महीने का। तो समय समय पर स्थितियाँ बदलती रहती हैं, और चुनाव के बाद क्या स्थिति होती है, अब चुनावों दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा 3 दिसंबर को, तो उसके बाद फिर और कुछ समीकरण पता लगेंगे। लेकिन बदलाव की संभावना राजनीति में हमेशा रहती है। आपने भी सरकारी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं, लंबा अनुभव आपका भी है। 5 राज्यों के चुनावों का परिणाम का असर 2024 में दिखेगा या नहीं दिखेगा? देखिए, इस वक्त जो स्टेट में कार्य हो रहा है, राज्य में हमारे हो रहा है, उससे ऐसा लगता है कि जो कहीं भी अगर ये सरकार रही है तो उसका लोकसभा में कहीं भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि लोग हमारे, अगर हिमाचल की मैं बात करता हूँ तो 5 वर्ष का जो है वो रहता है कि भी 5 वर्ष बाद जो है हमारी सरकार चेंज होती है। तो ये हुई, लेकिन 5 वर्ष में अभी जो 9-10 महीने का कार्यकाल रहा है, वो कुछ अभी तक ठीक नहीं चल रहा है हमारे राज्य का। अगर हिमाचल की बात हम करें तो इस करके लोगों की ये है कि जो सेंटर में हम लोकसभा की बात करते हैं, जो लोकसभा में 1947 के बाद हमारा जब राज्य हमारा प्रदेश हमारा हुआ है, आज़ाद हुआ है, तो इस वक्त जो कार्यक्रम हमारे किए जा रहे हैं सेंटर में हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, जैसे अभी G20 की बात हम करें तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कार्य हुआ है, जिससे पूरा प्रदेश जो है और पूरे राज्य है, पूरा वर्ल्ड है, वो जो है काफ़ी जो है वो इससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के उसमें जो है वो बहुत प्रफुल्लित हुआ है। और ऐसा कार्य करना ये एक हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी जो है वो हित की बात है। चलिए, कार्य के बारे में बाद में पूछूंगा। वर्मा जी, आपसे भी पूछना चाहूँगा। राजस्थान बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है और छत्तीसगढ़ बड़ा राज्य है। बाकी 2 राज्यों की बात की जाए वहां तो रीजनल पार्टीज हैं। भाजपा कांग्रेस की बात की जाए, ये 3 राज्य प्रमुख हैं। क्या लगता है इनके परिणामों का असर 2024 के चुनावों में दिखेगा? मेरे को तो नहीं लगता कि कोई इसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हो सकता है पार्शली या थोड़ा परसेंटेज पे हो भी सकता है, पर ऑलमोस्ट जो ओवरऑल एक पूरा जो परिदृश्य बन रहा है पूरे भारतवर्ष में, जिस तरीके से प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनका जो स्तर है ईमानदारी में, भ्रष्टाचार को उन्होंने मुक्त करने में, और जो गरीब लोगों का उन्होंने उत्थान किया है, डिजिटल इंडिया देख लो,
200 से ऊपर की स्कीम्स ऐसी है जो डायरेक्ट लोगों को, गरीब लोगों को, डाउन ट्रोडन पीपल के लिए जो बहुत पहली बार मोदी जी ने लाई है। तो इनका ग्राफ इतना ऊंचा चला गया है कि वर्ल्ड लेवल पे भी मतलब हमारी इकोनॉमी जो है 5वें नंबर पर आ गई है। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई कारण है कि ये बिल्कुल डेफिनेटली जो है मोदी गवर्नमेंट दोबारा रिपीट होनी निश्चित है, मेरा ये मानना है। ये तो कामों का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल और लूंगा। 3 लोगों ने कह दिया कि राज्यों के चुनावों का ज्यादा असर लोकसभा चुनावों में नहीं दिखता है। आपसे ये पूछना चाहूंगा कि वो असर क्यों नहीं दिखता? क्या राज्य के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, या कुछ और कारण आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो ये चुनाव होंगे 5 जगह में, इसकी इनकी अपनी अपनी प्रादेशिक समस्याएं होती हैं। इनको सेंटर से जोड़ना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी समस्या हैं, कुछ हुई होगी, कुछ नहीं हुई होगी, उसके बारे में मैं नहीं कहता कि कोई फर्क पड़ेगा सेंटर। आपको क्या लगता है इस विषय पे? जहाँ तक दूसरे राज्यों का है, कुछ असर तो पड़ता है। हमारे पास एग्जाम्पल के लिए है, यहाँ जब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा, ओपीएस का मुद्दा था, उसके साथ जुड़े हुए कुछ और मुद्दे थे, लोगों को भागे और कांग्रेस सरकार यहाँ आ गई। अब इसी मुद्दे को और सरकारों ने भी अपने मैनिफेस्टो में रखा है, तो कुछ फर्क तो पड़ता है, वो पड़ेगा, लाजमी है। लेकिन जहां लोकसभा की बात आएगी तो राज्य सरकारों की बात है। जहां लोकसभा की बात आएगी वहाँ मोदी का अपना रुतबा है इंटरनेशनल पॉलिसीज पे भी, और बाकी भी जो काम हुए हैं तो वहाँ इतना इसका असर नहीं रहेगा। चलिए, आप तो पूर्व में पार्षद भी रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राज्यों के चुनावों का असर लोकसभा में नहीं दिखेगा। ओपीएस एक बड़ा फैक्टर था, इन्होंने भी ये बात कही, इन राज्यों में भी हो सकता है ओपीएस का फैक्टर चले, परंतु एक राष्ट्रीय स्तर पर भी ओपीएस को लेकर आंदोलन हो रहा है। क्या लगता है 24 के चुनावों में भी ओपीएस का एजेंडा चलेगा? ऐसा है, हर 5 साल के बाद परिस्थितियाँ बदलती है। अब ये जो 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, वो पूरे देश की दिशा को ले जाएगा आगे, इस तरफ के परिवर्तन की लहर चल रही है। उसका आपको जीते जागते मिसाल जो है इन 5 राज्यों के अंदर हो रहे हैं जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। अब हमारे भाई साहब ने कहा कि भाई ये G20 सम्मेलन चलाया, बड़ा कामयाब रहा, उसके लिए मोदी जी को बधाई। उससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी G20 सम्मेलन यहाँ पे था, भारत में हुआ था, वो भी बहुत कामयाब रहा। उस वक्त की परिस्थितियाँ आज की परिस्थितियों में दिन रात का फर्क है। उस वक्त की जो परिस्थितियाँ थी, देश के अंदर गुर्बत थी, देश के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इतना ज़्यादा कि भी जिसकी वजह से हमारे पास कोई इनकम का कोई सोर्स हो, फिर भी हमारे देश ने चलाया, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जहाँ तक बात होती है चुनाव की, चुनाव एक ऐसी चीज़ होती है, मोदी जी एक विश्व स्तरीय नेता है और एक हो सकता है कि ईमानदार छवि के इंसान भी हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर हमारी नज़र में जो है ईमानदार जो घर का मुखिया की ईमानदारी का पता वहाँ से चलता है कि सारे जितने इंडस्ट्रियाँ वो बेच ली, एयरपोर्ट वो बेच लिए, रेलवे वो बेच लिए। आप लोगों में क्या करना चाहते हैं? मैं एक पार्षद रहा हूँ, छोटा सा पार्षद, हमने लोगों के काम किए हैं, हमने कोई भी चीज़ों को नहीं बनाया, लोगों के पास जाके ये बोला कि काम किए हैं तो वोट दीजिए, अगर काम नहीं दिए तो ड्रामेबाजी, जो ये ड्रामेबाजी है ये पॉलिटिक्स में नहीं चलनी चाहिए। अच्छा, दूसरा मैं आपकी इस बात पे आता हूँ, ओपीएस, दूसरे जो ये मुफ्त वाले जो मुद्दे हैं, वो चाहे हमारी यहाँ प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार है, ये गलत है, ये देश के अंदर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? किसका पैसा आप उसको मिल कर लोगों को जो है मुफ्त की हम आते डाल रहे हैं, ये चीज़ जो है ये कभी कामयाब नहीं होगी। हमको वोट दो, हम तुम्हारे को ये देंगे। अगर ये काम किए हैं आपने, मोदी जी काम किए हैं, इन 5 स्टेटों की जो परिस्थितियां होगी वो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जाएगा, केंद्र सरकार के खिलाफ। जो आप ये बता रहे हैं कि हो सकता है जी वो मोदी जी जो है वो दोबारा बने, हमारी शुभकामनाएं हैं, उनको बधाइयाँ तो नहीं देते, शुभकामनाएं हैं कि वो दोबारा बने, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है ये इन 5 स्टेटों में कोई 100 सीटें जो है वो सीधा फर्क पड़ेगा इस पर ही लोकसभा की। चलिए, काम की बात बाद में करेंगे, फ्री पे भी आएंगे। भारद्वाज जी, आपसे भी पूछूंगा, राज्यों के चुनावों के परिणामों का असर लोकसभा में क्यों नहीं दिखता? अगर दिखता है तो क्यों दिखता है, नहीं दिखता है तो क्यों नहीं दिखता है? जो आज दिन तक की स्थिति है, स्टेटों के जो परिणाम है उस लोकसभा में कभी भी नहीं फलीभूत हुए हैं, क्योंकि किसी भी स्टेट, आप कई सालों पुराना हिस्ट्री ले लीजिए, जहां स्टेटों में कांग्रेस आई या बीजेपी आई, वहां लोकसभा में एक पार्टी आई है। 70 साल तक तो कांग्रेस ने ही राज किया ना इस देश पर,
कोई और पार्टी तो थी नहीं। आज हम ये बोलते हैं कि 11 से जब भ्रष्टाचार मुक्त देश का आंदोलन चला अन्ना हजारे के साथ, तो इतनी बड़ी भीड़ जुटी उसके साथ कि कभी जयप्रकाश नारायण की भीड़ में नहीं। तो कांग्रेस को उसी रास्ते से बाहर किया गया और उसी का अभी लोकपाल जो यहाँ बना है इंडिया में, वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जब तक हर आदमी की प्रॉपर्टी का असेसमेंट नहीं होगा, इस देश में कभी करप्शन फ्री देश नहीं हो सकता। तो इन राज्यों के जो 5 स्टेटों के राज्य हैं, ये अपनी अपनी जगह लड़ेंगे, सब लड़ने का अधिकार है पॉलिटिकल पार्टी को। पर इसमें सबसे बड़ा जो इस वक्त चुनाव आयोग को भी सुधार लाना चाहिए। जो फंडिंग आ रही है पार्टीज़ के लिए, उसको भी डिस्क्लोज करना चाहिए कि कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है और कौन इस देश के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। उन चीज़ों को लोग देख रहे हैं, लोगों को पता है। लोग तो अपना एक ही वोट है हमारा सबका। जब वोट देने जाते हैं तो हम सोचते हैं भी हमने इसको देना है। हम किसी को फेवर नहीं कर रहे, किसी को डिसफेवर नहीं कर रहे, पर जो लोगों का भला करेगा उसको देश के लिए लाना चाहिए और देश हित सबसे ऊपर है। हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियों की इस समय बात करें तो 4 लोकसभा के सांसद हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं। प्रतिभा सिंह की बात करें तो वो कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्षा हैं। उसके अलावा एक सुरेश कश्यप बसते हैं और एक किशन कपूर बसते हैं। चौधरी साहब, आपसे एक बार फिर पूछूंगा, 4 सांसद हैं, लोकसभा सांसदों की बात करें, सबसे अच्छा काम आपको किसका लगा? अपनी अपनी क्षेत्र में तो लोग ही जजमेंट कर सकते, बता सकते कि किसका काम अच्छा रहा। पर प्रदेश पे देखने पे केंद्रीय मंत्री के तौर पे अनुराग जी का अच्छा काम है। और दूसरे जो प्रतिभा सिंह जी अध्यक्ष हैं, वो विपक्ष में हैं, एक एमपी हैं, और एमपी के नाते जो उनका मतलब नज़रिया है, जो काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंडेट उनकी अध्यक्षता में ही मिला है कांग्रेस को, तो वो भी लोकप्रिय नेता हैं। दूसरों का अभी कोई इम्पैक्ट दिखा नहीं है कि सामने। और जहाँ तक सवाल है कि अब एक बीच में बात आई थी अभी ओपीएस की, हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, और एक बात आई थी कि 70 साल में कांग्रेस ने राज किया। 70 साल नहीं किया कांग्रेस में, बीच में वाजपेयी जी भी आए थे, बीपी सिंह जी भी आए थे, चंद्रशेखर जी भी आए थे। किसी भी तरह बीच में, मैं तो कहता हूँ ये जो मोदी जी हैं, इसमें भी कांग्रेस के कहते हैं 177 एमपी तो कांग्रेस के निकल के उधर गए हैं। तो मज़ा तो तब आएगा विचारधारा की पार्टी का कि जो उसी विचार से उठे और वही राज करे। इधर से उधर घूम के दो आज उधर जाओ फिर राज करो, तो वो तो अलग बात है। पर बात चुनाव की थी आपकी। चुनाव में मुझे कहना है कि ओपीएस एक वेल थॉट डिसीजन है। हम 1947 में आज़ाद हुए, सिविल सर्विस तो पहले भी थी, ब्रिटिश रूल में भी थी, और पेंशन का एक बड़ा वेल थॉट डिसीजन था कि जिन लोगों से हमने 58 साल या 60 साल तक काम लेना है, उनका बाद में क्या होगा, तो पेंशन दी गई। और जब वे बंद की गई, कांग्रेस ने नहीं की थी, और कांग्रेस के प्रति एक प्रश्न चिन्ह है कि इन्होंने विरोध भी नहीं किया उस वक्त। लेकिन आज चलो इनको समझ आई है, पेंशन वापस हुई, यहाँ हुई, बाकी राज्यों में बोला है। इवन मुझे तो ये भी अखबारों में पढ़ने में मिल रहा है कि अब केंद्रीय स्तर पे भी कांग्रेस का ये मुद्दा होगा कि ओपीएस सारे देश में होगी, और जो 18 महीने का डीए फ्रीज कर रखा है वो भी कर्मचारियों को दिया जाएगा, क्योंकि डीए महंगाई से जुड़ा है। ये एक फार्मूला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है, ये कोई भीख नहीं है, कोई मांग नहीं रहा है, बाउंटी नहीं है। इट इज ए जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सो इट इज आल्सो ए मैटर। कर्मचारी एक वर्ग है जो सरकार चलाने में अहम भूमिका निभाता है, पर वर्ग बहुत और भी हैं हमारे। लेकिन जब पहले भी पेंशन मिलती थी तो इसको सोच समझ के उनका पैसा कटता था, उसमें कुछ गवर्नमेंट अर्न करती थी, कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट होंगे जिसका इसका कोई तरीका ढूंढा होगा। लेकिन ये जो मुफ्त की बीच में बात आती है, मुफ्त तो किसी भी पार्टी की बात ठीक चलो नहीं मैं है। मुफ्त के ऊपर बाद में सवाल लूंगा। शिमला में इस समय हम खड़े हैं, शिमला से सांसद भाजपा के हैं, नाम है सुरेश कश्यप। उनकी एक अच्छी बात और एक उनमें कमी क्या लगती है आपको? सुरेश कश्यप जी का रहा है, लेकिन ये बात ठीक है जो अभी बड़े भाई साहब ने कही है कि अनुराग जी इस वक्त हमारे सांसद भी है और मंत्री भी रहे हैं। उनका पूरे हिमाचल में काफ़ी योगदान रहा, काफ़ी कुछ वो सेंटर से जितनी भी स्कीमें थी, एक जगह नहीं कि उनका यही रहा है किसी सांसद के क्षेत्र में रहा है, उनका पूर्ण हिमाचल प्रदेश में हर जगह जो है वो प्रगति उन्होंने की है, प्रगतिशील रहे हैं। जहाँ तक बात हमारे भारद्वाज जी की आती है, ठीक है, सुरेश कश्यप जी की आती है, वो थोड़ा उनके प्रति जो है वो लोगों में जो है, हमारे शिमला की अगर हम यहाँ तक बात करें, जो शिमला है, सिरमौर है, सोलन है, वो इतना उनकी जो है इस वक्त हम जो कहते हैं वो कामयाबी नहीं है।
उसके पीछे बड़ा कारण क्या देखते हैं आप? देखिए, उसके पीछे बड़ा कारण यही है कि जो हमारा इनका जो बजट है आता है स्टेट के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए आता है, वो पूर्ण तरीके से उसकी फंडिंग नहीं हुई है, काम जो है वो नहीं हुए। आपके एमपी की एक अच्छी बात और एक कमी आपको क्या दिखती है? सुरेश कश्यप जी की बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, सुरेश कश्यप जी ने बजट फंडिंग भी वैसे हुई है, पर लोगों में मतलब उतना मतलब उनको सराहा नहीं जा रहा है, ये बात है। फंडिंग तो हुई है जितनी उन्होंने दी भी है, बांटी। क्या चर्चाएं हो रही हैं लोगों में? मतलब नंबर 1 पे मैं अगर उस तरीके से देखें, नंबर 1 में तो अनुराग ठाकुर जी ही है, एज ए सांसद और एज ए मंत्री भी। उनका तो मतलब आउटस्टैंडिंग वर्क है। दूसरे नंबर पर सुरेश कश्यप को हम लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तीसरे नंबर पे किशन कपूर जी और प्रतिभा जी तो चौथे नंबर पे है। क्यों, ऐसा क्यों? ये इसलिए है कि अब आप अपोजिशन में भी हैं तो नेचुरली उसका भी तो थोड़ा सा फर्क है ही है। शिमला के सांसद का सबसे बड़ा काम क्या देखते हैं आप, और आपको क्या लगता है कि वो ऐसा ऐसा कर सकते थे, किया नहीं? ऐसा है, उनकी सबसे बड़ी कमी ये है कि लोगों के बीच में जाते कम है। कहीं उनको ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, कोई फंक्शन वगैरह हो। अदरवाइज जैसे है कि लोगों में घूमें, अपने एरिया में घूमें, काफ़ी बड़ा एरिया उनका, ये कमी है, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं। आप अपने सांसद में क्या कमी देखते हैं, क्या खामी देखते हैं और क्या अच्छा काम देखते हैं? अब सबसे कमी तो यही है कि उनके पास 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी के सांसद है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, सोलन और शिमला। तो मुझे नहीं लगता कि अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो गए होंगे। तो सबसे बड़ा है कि वो प्रत्येक अपने वोटर से नहीं जुड़ पाए, कमी ये नज़र आती है। और जो खूबी है कि हंसमुख चेहरा है और ईमानदार छवि है। चलिए, आप पूर्व में पार्षद भी रहे हैं, मैं आपसे सांसद की बात प्रतिभा सिंह की ही करूंगा। अपनी पार्टी के खिलाफ बीच बीच में प्रतिभा सिंह मोर्चा खोलती रहती हैं, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी शिकायत करनी पड़ रही है, अपनी ही सरकार में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। क्या ये चीज़ अच्छी है, अपनी ही सरकार में रहते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना, या आप इसमें भी कुछ संभावना देखते हैं? वो एक लोकतंत्र की, स्वच्छ लोकतंत्र की परंपरा है। अगर एक पार्टी का अध्यक्ष सरकार को उनके गलत काम के लिए, कोई गलत काम सरकार से होते हैं उसके लिए टोकेगा, या केंद्र सरकार से, केंद्र में जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, उनसे कोई बात करेगा, वो अच्छी बात है। उसमें सरकार को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। जो उजागर वो इसलिए करेंगे कि इस प्रदेश की वो मुखिया हैं, मुखिया के नाते उनका ये दायित्व बनता है कि भाई जो अगर सरकार की कहीं कमी है, नहीं तो हमने बड़ी 5 साल के बाद जो है सत्ता हासिल होती है, हम उसको आसानी से क्यों जाने दें? अगर उनकी कमी है वही कमी करते हैं, बाकी तो सरकार के साथ हम एकजुट होकर के सरकार के साथ वो चले हुए हैं, और दिन रात जो है वो सब पार्टी के कार्यकर्ता जो है उनके साथ काम कर रहे हैं। नहीं, जब बहुमत कांग्रेस के पास है, फिर ये जाने की बात क्यों आ जाती है? ऐसा होता है जी, बहुमत में हमारी एक बहुत बड़ी पार्टी है, और छोटे मोटे मतभेद तो हर पार्टी के अंदर होते ही हैं, और जहां विकास के लिए तो कभी उन्होंने सरकार को कभी अपोज नहीं किया। अभी आप ये देखिए कि अब हमारे सुरेश कश्यप जी थे यहाँ शिमला से, आप ये बताओ कि सबसे बड़ा प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, बताओ उनका क्या योगदान रहा है। रात दिन प्रतिभा जी और उनके पुत्र जो हमारे PWD मिनिस्टर, जिस दिन अपनी कंस्टिट्यूएंसी में वो घूमते रहे और उन्होंने दिन रात जो है वो काम किया। तो अच्छे पॉलिटिशियन की, अच्छे नेता की यही पहचान होती है, और कोई अच्छा काम करे तो उसको सराहो। अब अनुराग जी है, हमारे चौधरी जी ने कहा कि अनुराग जी हमारे पास ऐसा नेता है बीजेपी के अंदर कि भाई एक युवा है, उनसे हमारे को बड़ी उम्मीदें हैं कि आने वो हमारे प्रदेश का भविष्य है। ऐसे लोगों को कोई अपोज नहीं करना चाहिए। जो काम करता है उसकी हमेशा सराहना करो, जो काम नहीं करता है उसकी टांगे खींचो, कान खींचो। मतलब आपको भी लगता है अनुराग ठाकुर अच्छा काम कर रहे हैं? चलो अच्छा, अभी जो काम कर रहे हैं तो उनके काम दिख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसको कैसे अपोज करेंगे आप? उसको कैसे अपोज करेंगे? उसी तरह से उनसे ज्यादा काम प्रतिभा सिंह जी कर रहे हैं। अपनी मंडी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी अंदर दिन रात वो काम करते रहे। इतने बड़े हादसे हुए कुल्लू के अंदर, फिर इधर रामपुर के अंदर, जो भी उनका पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का जो एरिया है वो भी उन्होंने पूरा कवर किया। हर घर जाके दुख दर्द हर किस्म जो है उन्होंने अपना लोगों के साथ सहयोग किया, अपना दुख दर्द बांटा। ये एक अच्छे राजनेता की पहचान होती है। चलिए भारद्वाज जी, आपके एमपी को लेकर पूछना चाहूंगा, एमपी से काम से खुश हैं या आपको लगता है कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है, या फिर अब सुधार करने का भी वक्त निकल गया है? देखो जी, सुधार करने का वक्त तो जब ये बने थे एमपी तब था। इनके पास, लोगों के पास जाते, उनकी प्रॉब्लम्स लेते और उन प्रॉब्लम्स को हल करते।
अब तो ये 6 महीने में कोई प्रॉब्लम हल नहीं हो सकेगी। तो इसलिए मैं तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि धनीराम सांडल विकास से एमपी आया, फिर कांग्रेस में गया, फिर जब तीसरी बार खड़ा होने लगा तो हमने सोनिया गांधी को कहा कि इसको टिकट मत दीजिए, ये हारेगा। उसी बात वीरेंद्र कश्यप जो जीता है। तो इसलिए आदमी की जो काबिलियत है वो अपने आप क्रिएट करता है और उसे करनी चाहिए कि जब उसको मिला है कोई सीट मिली है तो उसको हर लोग से पूछना चाहिए कि क्या कहाँ की प्रॉब्लम, सबकी प्रॉब्लम तो कोई हल नहीं कर सकता, परंतु कुछ ना कुछ ऐसा करे कि सबको दिखे कि इसने किया है। दिल्ली में जब केजरीवाल सत्ता में आए थे तो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, एक ही बात की थी कि मुफ्त की जिस तरह से रेवड़ियां बांटी जा रही हैं ये देश और प्रदेश के हित में सही नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से हिमाचल प्रदेश में भी ये ट्रेंड शुरू हुआ है, चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, जनता को मुफ्त में कुछ ना कुछ चीजें मिलना शुरू हुई हैं। इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या ये चीजें मिलनी चाहिए थी या फिर नहीं। सबसे पहले आपसे ही पूछूंगा, मुफ्त के कल्चर के ऊपर आप पहले भी कुछ कह रहे थे, क्या लगता है चीजें मुफ्त में मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, सस्ते दामों पर मिलनी चाहिए या फिर जैसा पहले था वैसा ही होना चाहिए? मुफ्त का कंसेप्ट तो नहीं होना चाहिए और पहले से एक सब्सिडी का फार्मूला रहा है। उन लोगों की मदद होनी चाहिए जो समाज में पिछड़े हैं, जिनको आर्थिक तौर पे उनकी कमज़ोर स्थिति है। आप ये कर सकते हैं, जैसे हिमाचल में कहा जी बिजली हम मुफ्त देंगे। मुफ्त क्यों देंगे? आप पहला यूनिट 1 रुपये पे दीजिए, दूसरा 2 पे दीजिए, तीसरा 3 रुपये पे दीजिए, लिमिट रखिए इतने 100 यूनिट ऐसे देंगे, 200 ऐसे देंगे। मुफ्त तो हमारे अपने घर में जो बेसिकली फैमिली इज ए यूनिट इन ए डेमोक्रेसी एनीवेयर, और फैमिली में भी आप सबसे काम लेते हैं जब तक कोई आदमी वो क्या कहते हैं उसको डिसेबल ना हो, उसके लिए सारा परिवार खड़ा रहता है। उसी थ्योरी पे हमारा समाज चलता है, उसी थ्योरी पे सरकारें हैं, पार्टियाँ। इसके ऊपर तो सभी पार्टियों को मिलके ऑल पार्टी मीट कर सोच लेना चाहिए, क्योंकि कितने दिन तक तुम चलोगे। और वोट जो है 5 साल के लिए है, देश तो पहले भी था आगे भी रहेगा हमेशा के लिए। हिमाचल प्रदेश में सरकार को बने हुए लगभग अब 11 महीने का समय हो चुका है। सरकार के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी जो पूर्व भी बात रही, पार्षद जी ने कही, अभी बड़े भाई साहब ने कही है कि जो ये सरकार आई है ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट के आई है। इनकी 10 गारंटियाँ थी जो अभी तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। क्यों? सरकार तो कह रही है हमने ओपीएस दे दी। ओपीएस अभी तक कोई लागू नहीं हुआ, क्योंकि हम भी सेवानिवृत्त कर्मचारी क्लास 1 रिटायर्ड हुए हैं। अभी तक जो इन्होंने किया है वो पूर्ण रूप से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं है। एफिडेविट लिए जा रहे हैं, अभी लोग उसमें भी असमंजस में पड़े हैं कि भाई हम क्या ये एफिडेविट दे या अपनी तनख्वाह जो हमको 5-7 लाख मिला है वो इनको दे, और 10-10 हज़ार रुपया जो है हमको वापस मिल रहा है। तो लोग इसी में अभी पड़े हैं, ये भी अभी तक इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं हुई है। सरकार का 10 महीने का कार्यकाल सरकार का संतोषजनक हम नहीं कह सकते हैं। स्वयं इसके के ओपीएस लागू की है पर मतलब उस मैनर में जिस तरीके से होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं हुई है। कई डिपार्टमेंट अभी भी एजिटेशन के कगार पे है, तो मतलब कंप्लीटली नहीं हुई है। बाकी 9 गारंटियां हैं वो तो उसमें से एक भी अभी तक नहीं हो पाई है, और ओवरऑल जो सिचुएशन है उससे नाखुश है लोग, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, सरकार का कार्यकाल की भी बात हो रही है, लोकसभा चुनावों की भी बात हो रही है। क्या लगता है सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, लोकसभा चुनावों को लेकर सरकार को एज मिलेगा क्या? देखिए, इन्होंने गारंटियां तो बड़ी भारी दी, लेकिन जैसा सब यहाँ भी कहा इन्होंने कि कोई कामयाब नहीं हुई। जैसे आजकल ये पेंशन और वगैरह के लिए अब नए स्केल लगे थे, उससे हमें पेंशन मिलनी थी। जितनी कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी, ट्रांसपोर्ट, इनको किसी को पेंशन उस पर नए स्केल पर नहीं मिल रही। और जहाँ ओपीएस की बात है वो भी सरकारी किसी दफ्तरों में लागू हुआ है, बाकी जो कॉरपोरेशन है, अंडरटेकिंग है, उनको कोई नहीं पूछ रहा। इसलिए अगर वो कुछ करेंगे इसमें तो लोगों का थोड़ा बदल सकता है, अदरवाइज तो मुश्किल। चलो, सरकार की बात होगी। विपक्ष की कार्यप्रणाली इन 10 महीनों में किस तरह की रही है? विपक्ष भी साथ में, जब त्रासदी की बात थी तो विपक्ष की सरकार भी केंद्र में है, तो उनकी सहानुभूति भी उन त्रासदी वालों के साथ होनी चाहिए थी, और सेंटर से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लाते और सहानुभूति भी। मतलब पैसा ना मिलने के कारण नाराजगी तो विपक्ष के खिलाफ भी है? इतनी तो है, क्योंकि इनका लाना फर्ज था। और इसके अलावा जो प्रदेश सरकार है एक नॉर्मल रूटीन में है, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी क्लास है कर्मचारी और पेंशनर की।
जो सरकार बनाती भी है और गिराती भी है। तो उनको ही निराश कर दिया। एक ओपीएस को लेके बैठ गए। ओपीएस के अलावा 1,90,000 पेंशनर है, 2.5 लाख कर्मचारी है। उनके 20 और 16 के जो पे स्केल थे वो लागू होने थे, और उसमें भी अभी तक जो 50% और 30% वाली जो कंडीशंस है वो एजी को हजारों केस 45,000 केसेस वहाँ पड़े हैं, वो भी अभी पेंडिंग है और इन प्रोसेस है। और दूसरे जो उनके ड्यूज थे, पिछला एरियर था, वो अभी तक नहीं मिला किसी भी पेंशनर और कर्मचारी। इसमें भी एक सवाल और है, कर्मचारियों की, पेंशनरों की ही बात कब तक होती रहेगी? युवाओं के बारे में कब सोचेंगे? बेरोजगारों के बारे में कब सोचेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल यही है जो इस वक्त पेंशनर 3 पीढ़ियों का अपनी पेंशन से गुजर बसर करते हैं। एक अपने पीछे पेरेंट्स हैं, आगे वाली जो पीढ़ी हाईली एजुकेटेड है, क्योंकि जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उनका भी, और उनके अगर वो ज़्यादा बड़े होके उनके आगे बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन है, तो उनका भी उसी पेंशन पर आधारित है। अगर उनका वो ड्यूज नहीं मिलेगा तो ये 4 पीढ़ियाँ एक ही परिवार में प्रभावित होती हैं। ये एक चेन बनी है और इसका प्रभाव आने वाले इलेक्शन में जरूर पड़ेगा। जितना भी देर करेंगे, डीए सेंट्रल सरकार ने 12% दे दिया है, 4-5% अभी जनवरी से ड्यू हो जाएगा, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश 12% पीछे डीए में चला। क्या महंगाई कर्मचारी और पेंशनरों को महंगाई नहीं है? आपसे विपक्ष का नहीं पूछूंगा, अपनी सरकार का कार्यकाल किस तरह से देखते हैं? हमारी सरकार का जो कार्यकाल रहा है, जो हमने 10 गारंटियां दी है, वो इतना कार्यकाल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा चल रहा है। गारंटियों की बात है कि जो हमने ओपीएस लागू किया है, हमारे जो कर्मचारी भाई हैं 58 साल के बाद घर में रिटायरमेंट के बाद उनको कोई सहूलियत नहीं मिलती। नए जो हमारे नए लड़के जो हैं, जो अभी लगे हैं, सब के, क्योंकि पूरी वो प्रदेश की, देश की सेवा हर कर्मचारी वर्ग जो है रीढ़ की हड्डी होती है हर सरकार की। वो दिन रात उनके काम करके बुढ़ापे में जब वो घर बैठते हैं, अगर उनको उनकी मेहनत ताना, उनकी रोटी रोजी उनको बुढ़ापे में नहीं मिले। कहना चाह रहे हैं? एक मैं आपको 2 मिनट सर, तो इसलिए जो है सबसे बड़ा स्वागत योग्य जो कदम किया है हमारी सरकार ने, जो पेंशन ओपीएस लागू किया। अच्छा, ये जो 10 गारंटियां दी हमने, ये 5 साल के अंदर हम इन गारंटियों को पूरा करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारे इस प्रदेश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा त्रासदी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हुई है, जबकि हमारे यशस्वी माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने कहीं सेपू बड़ी खाई, कहीं पलदा खाया, कहीं कुछ और खाया। क्या उन्होंने प्रदेश के लिए एक पैकेज क्यों नहीं दिया? नंबर 1। फिर सरकार ने जो है अपने रिसोर्स जो है 450 करोड़ जो है अपने से पैदा किया, क्योंकि लोगों के काम तो करने थे, लोगों के जिनके मकान रहे उनको मकान तो देने थे, जबकि सरकार से हमारे को शून्य मिला। और इससे बड़ी सरकार की क्या उपलब्धि हो सकती है कि उन्होंने अपने, एक सीमित साधन है हमारे पास, इनकम का यहाँ कोई इतना बड़ा सोर्स नहीं है हिमाचल प्रदेश के अंदर, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियां यहाँ पर नहीं है। फिर भी हमारी सरकार ने जो है जो सबसे बड़ा काम किया है, जो अपने रिसोर्स जो है 450 करोड़ पैदा किया है। ये क्या जो बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ यहाँ इस पैनल में है, उनको भी ये जरूर पता होगा कि सर केंद्र सरकार से, ये तो मीडिया के माध्यम से सबको पता है कि केंद्र सरकार की कितनी एक एड मिली है। अगर जो हमारे विपक्ष के भाई हैं उनको भी एक देख लेना चाहिए था कि राजनीति तो होती रहेगी। जो हमारे लोग, अब सर्दियों का वक्त आ गया है, बर्फानी हमारे क्षेत्र हैं, वहां पे लोग कैसे रहेंगे? मकान उनके ढह गए हैं। तो सरकार ने अपने पैसे से सारा काम किया। आपने देखो ओपीएस का जिक्र किया, हाँ जी, आपने ये भी कहा कि गारंटियां 5 साल में पूरी हो जाएंगी। सवाल ये है, आपके नेता तो चुनावों से पहले मंच से कहते थे हम पहली कैबिनेट में करेंगे, महिलाओं को 1500, ओपीएस का आप बात कर रहे हैं बहाल हो गई है, बिजली विभाग के कर्मचारी कह रहे हैं हमें मिली नहीं है। सबको मिलेगी, और वो इसलिए बहाल करने में, हर सिस्टम को बढ़ाने में टाइम लगता है। ये नहीं कि भाई आज कैबिनेट हो गया, उन्होंने कैबिनेट से कर दिया। जो आप हमारे जो ये भाई या जो मतलब ये रिटायर्ड जो लोग हैं, उनको मेरे से ज्यादा शायद इन लोगों को ज्यादा होगा। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, उन्होंने सरकार की पॉलिसी को बढ़ाना है, उसके अंदर कोई ऐसी कमी ना आए कि जिससे जो है हमारी क्षति हो। हमने तो कैबिनेट में दे दिया कि हम ये लागू करेंगे। जो लागू करने वाले सरकार का जो तंत्र होता है, उनकी जिम्मेवारी है, वो जब उनकी रिपोर्टें आएगी, हम 5 साल में जो गारंटियां पूरी करेंगे। नहीं हम करेंगे तो हम 5 साल के बाद पब्लिक के बीच कैसे जाएंगे, इलेक्शन कैसे जीतेंगे? चलो आखिरी सवाल भारद्वाज जी आपसे लूंगा। विपक्ष का कार्यकाल, सरकार की तो बात हो गई, विपक्ष के कार्यकाल को आप किस तरह से देख रहे हैं हिमाचल में? देखो जी, ये जो इस वक्त जो हमारा विपक्ष है हिमाचल में, वो भी कोई ठीक काम नहीं कर रहा है। क्यों बोला? तीनों एमपी जो है इस वक्त बीजेपी के हैं, और इन तीनों को जाके रानी साहब को भी उनके साथ जाके सेंटर से यहाँ के लिए एक्स्ट्रा मनी लेना चाहिए था। क्यों बोला? ये सबसे ज़्यादा लोन है इस स्टेट में, और आज ये जो लोनिंग का जो सिस्टम चला है इस प्रदेश में या देश में, वो
ठीक नहीं, डेवलप नहीं। क्यों बोला, आज हमारे 45% यूथ जो है अनएम्प्लॉयड है सारे इंडिया में। जब तक उनका कोई हिसाब किताब सरकारें नहीं करे, मुफ्तखोरी किसी को ना कीजिए, जो जिसकी नीड है उसको दीजिए, पर ये जो मुफ्तखोरी का जो काम है इसको बंद कर दीजिए। और इसमें कहीं ना कहीं रिफॉर्म लाना पड़ेगा कि हम तुमको ये दे देंगे, आप डायरेक्शन कर रखिए कि हमने ये काम पूरे करने हैं। आप किसी को ये ना दीजिए, आश्वासन ना दीजिए, ये कहिए कि ये काम हमने इस समय में पूरा करना है, इसके लिए बजट सेंटर से जो आएगा, सेंटर से आया, जो प्रदेश ने करना है इकट्ठा वो करे। क्योंकि पैसे का तो सबसे पहले तो पैसा ही है। अगर पैसा होता है और लोकलाइज एम्प्लॉयमेंट दीजिए उसके लिए, बच्चों के लिए। क्योंकि आज सबसे बड़ी जो अगली जो सरकार का डिसीजन होगा वो हमारे यूथ डिसाइड करेंगे कि इस देश को कहाँ जाना है। जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, संवाद भारत ने एक प्रयास किया है कि वरिष्ठ नागरिकों के बीच में इसको लेकर किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। क्या 5 राज्यों के चुनावों के परिणामों का असर 2024 में दिखेगा या फिर नहीं, इस पर भी हमने विस्तृत चर्चा की। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।